नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑल इन क्लासेस पर। दोस्तों अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ जारी किया वर्ष 2025-26 का। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बजट के भी डिटेल्ड क्लास लिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर मैंने अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में मोटा मोटी अंतर क्या होता है कि बजट में हम आने वाले साल में क्या क्या करेंगे, क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, कौन कौन से सेक्टर में कैसा कैसा काम किया जाएगा, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाएंगी, इसके बारे में बताया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण जस्ट इसका उल्टा होता है। हमने पिछले साल क्या क्या काम किया, क्या क्या हमारी उपलब्धियां रही, इसको बताया जाता है। तो आज मैं आर्थिक सर्वेक्षण का क्लास शुरू करने जा रहा हूं। अगर आपने इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा भी होगा तो आपको पता होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण का एक पीडीएफ आता है, 300-400 पेज का रहता है। उसमें सारे सेक्टर्स के बारे में ऐसे अलग अलग चैप्टर वाइज बताया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो आर्थिक स्थिति, एक समीक्षा, जनसंख्या, राज्य आय, ऐसे करके टोटल 17 चैप्टर्स यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। तो हर चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि आज हम चैप्टर 1 आर्थिक स्थिति एक समीक्षा पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या होता है, अगर आप कोई भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इन सारे चैप्टर्स को भी नहीं पढ़ोगे तो भी काम बन जाता है, क्योंकि ये जो चैप्टर 1 है इसमें सारे सेक्टर्स के बारे में, जितने भी ये चैप्टर्स हैं ना, सबका ओवरव्यू रहता है। ठीक है, तो चैप्टर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम के लिए, या यूं कहें सीजीपीएससी का प्री एग्जाम भी अगर आप दोगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये चैप्टर 1 भी देखोगे, आज का जो क्लास देखोगे, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, और बाकी के चैप्टर्स भी मैं कंटिन्यू कराते जाऊंगा। ये अगर आप सीजीपीएससी प्री या मेंस की तैयारी करते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो आज का क्लास जो वन डे एग्जाम वाले हैं, स्पेशली अभी मंडी आरक्षक का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और जो भी वन डे एग्जाम है उसके लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति एक समीक्षा आज का टॉपिक है, और सब कुछ मैंने ऑफिशियल पीडीएफ से स्क्रीनशॉट करके ही इसमें अटैच किया है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैंने अलग से यहाँ पर ऐड किया होगा, सब कुछ आपको ऑफिशियल मिलेगा। बस मैं आपको वो सारी चीज़ें हाईलाइट करके बता दूंगा कि आपको किन किन चीज़ों में ध्यान रखना है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति एक समीक्षा में क्या है, पहले पेज में तो जनरल छत्तीसगढ़ का ओवरव्यू रहता है। तो उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं। जैसे यहाँ पर लिखा कि 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है। मतलब छत्तीसगढ़ को बने 25 वर्ष हो चुके, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर राज्य ने भविष्य के लक्ष्यों को जनमानस के समक्ष स्पष्ट करते हुए 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्पों को साकार करने की दृष्टि से एक निश्चय लिया है। मतलब 2047 तक लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाया जाए। ठीक है, तो इस स्लाइड में बस 1-2 पॉइंट ही ध्यान में रखना। अब यहाँ पर हम देखते हैं मुद्दे की बात, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित जो स्पेशल जो आंकड़े हैं, डेटा है, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बजट के क्लास में भी मैंने आपको प्रति व्यक्ति आय के बारे में बतलाया था। तो प्रति व्यक्ति आय 1,79,244 रुपए है। तो ये डेटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में भौगोलिक भाग के लगभग 44.25% वनाच्छादित क्षेत्र में विस्तृत है। मतलब प्रदेश की जितने भी भूभाग है, 44.25% क्षेत्र जो है वनाच्छादित है, वनों से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। लौह अयस्क छत्तीसगढ़ का विश्व प्रसिद्ध है। लोहा और कोयला के लिए छत्तीसगढ़ ज़्यादा फेमस है। ठीक है, टीन धातु का एकमात्र उत्पादक राज्य भी छत्तीसगढ़ है। मतलब टीन एक ऐसा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, खनिज है जिसका उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ में होता है। 100% टीन का उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में ही होता है। तो एकमात्र उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़ टीन धातु का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में राज्य की 3,10,68,000 की अनुमानित जनसंख्या, तो छत्तीसगढ़ की जो अनुमानित जनसंख्या है वो है 3,10,68,000। अगर आप 2011 का जनसंख्या का आंकड़ा देखोगे तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। तो वो 2011 का डेटा है। अभी अगर हम देखेंगे तो 3,10,68,000 का अनुमानित डेटा यहाँ पर बताया गया है। जब हम जनसंख्या का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम डिटेलिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। और 70%
जो यहाँ के लोग हैं वो कृषि कार्य में संलग्न है। जनसंख्या का 70% जो लोग हैं वो कृषि कार्य करते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ को यहाँ पर आप देखेंगे राजा प्रभु श्री राम के ननिहाल होने का भी दावा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का जन्म स्थान भी हम मानते हैं, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। फरवरी 2026 तक राज्य में लगभग 141.04 लाख टन धान की खरीदी की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं, यह राज्य खनिज संसाधन में संपन्न है तथा पूरे देश को कोयले की आपूर्ति सहित विद्युत उपलब्धता में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य में कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान, तो जितना राज्य पैसा कमाता है खनिज राजस्व का, उसमें योगदान कितना है? 27%। कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान कितना है, ऐसा पूछा जाए तो 27% है। शासन में पारदर्शिता और त्वरित कार्यवाही लाने के लिए पूरे राज्य में शासकीय कार्यालयों में क्या किया जा रहा है? ई ऑफिस का संचालन जो है किया जा रहा है। अनेक पब्लिक सेवाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक विकास नीति। तो औद्योगिक विकास नीति अभी चल रहा है 2024-30। ठीक है, 2024 से लेकर ये 30 तक चलेगा। इसका आप ध्यान में रखेंगे, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-30 जो कि 1 नवंबर 2024 से चली आ रही है और 31 मार्च 2030 तक चलेगा। ठीक है, अगले 5 वर्ष में 5 लाख रोजगार पैदा करने का भी लक्ष्य है। तो बस हमको ये याद रखना है कि नवीन औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ का कितना है? 2024-30। ठीक है, और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिद्धांत का समर्थन करता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पर हो जाता है कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति का वर्ष कौन सा चल रहा है? 2024-30। अब हम बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, जैसे देश का जीडीपी होता है वैसे राज्य का होता है जीएसडीपी। बहुत सारे इकोनॉमिकल जो टर्म होते हैं, जैसे जीडीपी क्या है, जीएसडीपी क्या है, उम्मीद मैं करता हूं कि इन सब के बारे में आप जानते होंगे। एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेलिंग बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। फिर भी हम मोटा माटी ये बता देता हूँ मैं आपको कि जीडीपी क्या होता है, जीएसडीपी क्या होता है। ठीक है, जीडीपी क्या होता है? जैसे देश में कुल वस्तु और सेवा का जितना उत्पादन होता है उसको हम पैसे में आके, उत्पादन का मूल्य आके, देश के अंदर की हम बात कर रहे हो है ना, तो वो क्या होता है? देश की जीडीपी हो जाता है। उसी तरीके से राज्य में कितना वस्तु कितना सेवा का उत्पादन हो रहा है उसका मौद्रिक मूल्य हो जाता है जीएसडीपी। करेक्ट। तो जीडीपी और जीएसडीपी क्या है? जीडीपी देश का होता है, जीएसडीपी राज्य का होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी, है ना। तो किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है? कि इसी के हिसाब से हमको पता चलता है कि कुल कितने वस्तु या फिर सेवा का यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, उसका मौद्रिक मूल्य क्या रहा है। तो इसका कारण हम यहाँ लिखा हुआ है कि आर्थिक प्रगति को इंगित करता है। प्रति व्यक्ति आय किसी राज्य या भौगोलिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की मात्रा की माप है। तो ये कैसे निकाला जाता है? प्रति व्यक्ति आय जो राज्य का कुल राज्य आय है उसमें जनसंख्या को भाग करके प्रति व्यक्ति आय हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, किसी राज्य के प्रति व्यक्ति आय की गणना उस राज्य की राज्य आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है। कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला बताओ। तो उस पर हम नहीं जाते, आगे आते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय स्थिर भाव एवं प्रचलित भाव पर प्रदर्शित है, जो कि हम आगे देखेंगे। देखिए, प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें या फिर जीडीपी जीएसडीपी की बहुत सारे डेटा की हम बात करें तो दो प्रकार के भाव में आपको डेटा देखने को मिलता है। एक होता है प्रचलित भाव, एक होता है स्थिर भाव। आप बहुत कंफ्यूज भी हो जाते होंगे कि ये क्या है, प्रचलित भाव या फिर स्थिर भाव क्या है। तो कुछ नहीं होता, क्या है, अगर मैं छत्तीसगढ़ की हम बात करूं, जीएसडीपी की बात करूं, तो कुल वस्तु का उत्पादन कितना हुआ, कुल सेवा का उत्पादन कितना हुआ, उसका मौद्रिक मूल्य किसी बेस ईयर को, जैसे कि 2011-12 में जो भाव था उसके हिसाब से कंपेयर करूं तो वो हो गया स्थिर भाव। किसी विशेष हम आधार वर्ष को लेकर कंपेयर कर रहे हैं। प्रचलित भाव जो अभी वर्तमान में प्रचलित मूल्य है उस पर कंपेयर करके बना रहे हैं, तो इसलिए प्रचलित मतलब वर्तमान याद रख लीजिएगा, स्थिर भाव मतलब किसी बेस ईयर को हम फिक्स करके निकालते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का वर्ष 2025-26 के स्थिर भाव। अब स्थिर भाव का आधार वर्ष यहाँ पर देखेंगे, आधार वर्ष कौन सा लिया गया था स्थिर भाव का, अगर आपसे पूछा जाए तो 2011-12। तो 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य है वो कितना है?
3,58,29,282 रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8.11% अधिक है। अब ये सारे जो डेटा है ना, थोड़ा मुश्किल होता है याद रखना। इसको बस आपको एक दो बार पढ़ना है, बहुत ज़्यादा दिमाग में जोर मत डालना, एक दो बार पढ़ लेना, आगे बढ़ जाना। रटने की कोशिश करोगे और भूलोगे, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, उसका टेंशन मत लेना, लेकिन आपको पढ़ना होगा। पढ़ोगे तो माइंड में क्लिक करता है कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। वर्ष 2025-26 के लिए प्रचलित भाव पर, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डेटा है ये स्थिर भाव के लिए है, ठीक है। अब ये जो डेटा मैं आगे बता रहा हूँ वो प्रचलित भाव पर, इसलिए मैंने कलर भी अलग कर दिया है। ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है वो स्थिर भाव का है, प्रचलित भाव का दिख रहा है आपको थोड़ा सा ब्लू कलर में, ठीक है। तो 2025-26 में प्रचलित भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो अनुमानित मूल्य है वो है 6,31,29,76 रुपए, है ना, लास्ट में लाख भी लिखा है। ये अनुमानित है, जो कि वर्ष 2024-25 की तुलना में 11.57% अधिक है। तो यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि स्थिर भाव में कम दिख रहा है, प्रचलित भाव में ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि हम जो मूल्य है 2011-12 के हिसाब से यहाँ पर आंक कर दर्शाते हैं, और यहाँ पर प्रचलित भाव मतलब वर्तमान के हिसाब से यहाँ पर दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं ना कि स्थिर भाव क्या होता है, प्रचलित भाव क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको अंतर भी समझा देता हूँ। स्थिर भाव आधार वर्ष की कीमतों के हिसाब से हम अंदाजा करते हैं। आधार वर्ष अभी हम क्या ले रहे हैं, 2011-12। प्रचलित भाव उसी वर्ष की जो अभी वर्तमान कीमत चल रहा है उसके हिसाब से हम आप आंकते हैं। यहाँ पर स्थिर भाव में हम महंगाई का प्रभाव शामिल नहीं करते, यहाँ पर हम महंगाई का प्रभाव शामिल करते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्थिर भाव का उपयोग होता है वास्तविक आर्थिक वृद्धि मापने के लिए, और प्रचलित भाव का उपयोग किया जाता है कुल मौद्रिक मूल्य जानने के लिए। और इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है, जनरली स्थिर भाव को पूछा जाता है, क्योंकि इसमें वास्तविक आर्थिक वृद्धि पता चल जाता है, इसमें क्योंकि महंगाई वगैरह शामिल नहीं रहता। तो ज़्यादातर आप जो भी डेटा ध्यान में रखेंगे, स्थिर भाव का जो डेटा है वो ज़्यादा आप ध्यान में रखेंगे, स्थिर भाव का डेटा ज़्यादा पूछा जाता है। तो जीएसडीपी का जो दोनों डेटा है ना, मैंने अलग से टाइप करके टेबल में भी जमा दिया है ताकि आप एक साथ पढ़ सको। जैसे कि जीएसडीपी का जो अनुमानित भाव है स्थिर भाव पर वो इतना है, ठीक है, और प्रचलित भाव पर इतना है, वृद्धि इतना है, और यहाँ पर वृद्धि इतना आपको दिख रहा होगा। जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा, तो इस तरीके से पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, ऐसे टेबल बनाकर कंपेयर पढ़ने में थोड़ा आसान पड़ता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको आप ज़्यादा ध्यान में रखोगे, ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अलग अलग क्षेत्र का योगदान देखेंगे। 3 प्रकार के आर्थिक क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को हम कृषि और संबद्ध क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि भी इसके अंतर्गत ही आता है, उद्यानिकी वगैरह, ठीक है। इसलिए इसको कृषि एवं संबद्ध, कृषि से संबंधित, ठीक है। पशुपालन भी क्या है, कृषि से संबंधित ही है, इसलिए इसका नाम क्या है, कृषि के साथ साथ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हो गया है, और आपका उद्योग हो गया, इंडस्ट्रीज, और आपका कौन सा हो गया, सेवा क्षेत्र आपका, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र इत्यादि नामों से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में। तो इस क्षेत्र में वर्ष 2011-12 में जहां सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1% थी। तो वर्ष 2011-12 का डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 2025-26 में कितनी आ गई, 17.80%। ध्यान देंगे, कृषि क्षेत्र की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, जो कि स्थिर भाव पर मैं बता रहा हूं, हिस्सेदारी कितना रहा, 17.70%। हिस्सेदारी का क्या मतलब है, हम छत्तीसगढ़ में राज्य को जितना पैसा आ रहा है ना, उसमें कृषि क्षेत्र का कितना योगदान रहा, ठीक है। कृषि, सेवा और उद्योग तीनों क्षेत्र में अगर हम कंपेयर करें तो कृषि क्षेत्र को योगदान 17.70% रहा स्थिर भाव पर। और यहाँ पर इस क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से लेकर पूरा बताया गया कि अलग अलग ईयर तक वृद्धि कितनी देखी गई। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे हमने 24-25 का डेटा देखा कि 24-25 के हिसाब से 17.8% कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी रही, और अनुमानित जो वृद्धि है, वृद्धि कितना है, 25-26 के लिए वृद्धि 7.49% अनुमानित है।
औसत वृद्धि कभी अगर किस्मत आपको खराब हो तो पूछ दिया जाता है। औसत वृद्धि कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, 2021-22 से लेकर 24-25 तक, ठीक है। 21-22, 23-24, 24-25, 23-24, 24-25 और 25-26 सबका डेटा बताया गया है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो औसत वृद्धि है वो 5.87% है। इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.80%, 2025-26 में वृद्धि अनुमानित है 7.49%, और औसत वृद्धि सबका अगर हम देख लेंगे सभी का हिसाब से तो औसत वृद्धि बताया गया 5.87%। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्टर का जो भागीदारी है वो बताया गया। तो कृषि क्षेत्र में मैंने पढ़ा है 17.80, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो है उद्योग क्षेत्र की भागीदारी, जैसे हमने देखा कृषि क्षेत्र की भागीदारी जीएसडीपी में 17, तो उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 49.30 और सेवा क्षेत्र की भागीदारी 30.90। ये सब कुछ जो है किस में पढ़ रहे हैं, हम स्थिर भाव में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है, उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा है उद्योग क्षेत्र का योगदान 49.30। तो सबसे ज्यादा किसका रहता है वो हम ध्यान में रखते हैं। और कृषि का जनरली हमको पढ़ना ही होता है, कृषि से संबंधित डेटा ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रतिशत वृद्धि दिया गया है, तो अभी हम 2025-26 में कृषि क्षेत्र का कितना बताएं, 7.49%। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कृषि क्षेत्र का 7.49% औसत वृद्धि दिख रहा है। उसी तरीके से औसत वृद्धि आप देखेंगे तो कृषि क्षेत्र का 7.49, उद्योग क्षेत्र का 7.21 और सेवा क्षेत्र का 9.11 आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कृषि क्षेत्र हमने देखा, उसी तरीके से उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र सबका देख लेते हैं। तो उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में जो हिस्सेदारी हम देख पा रहे हैं तो 49.30, ठीक है। ये दोबारा मैंने ये ग्राफ अटैच किया हुआ है, 49.30। सेवा क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 25-26 में 32.90, ठीक है। और औसत वृद्धि अगर आप देखोगे तो देख लेना, औसत वृद्धि सब कुछ याद रखना मुश्किल होता है। तो उद्योग क्षेत्र का औसत वृद्धि 6.19 और सेवा क्षेत्र का औसत वृद्धि 5.45 यहाँ पर बताया गया है। औसत वृद्धि ना देखकर आप वृद्धि देख लीजिएगा कि वर्ष 2025-26 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि कितना अनुमानित है, 7.21%, 7.21%, और सेवा क्षेत्र का कितना है, 9.11%, ठीक है। तो ये जो आपको ये वाला लाइन दिख रहा है और ये वाला लाइन दिख रहा है, इसके पहले स्लाइड में भी मैंने आपको यही चीज़ बताया था, ठीक है। ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, बस कम से कम इतने को आप प्रैक्टिस कर लेना। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का डेटा ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। अब हम आते हैं, जो भी हमने डेटा पढ़ा, ये सब कुछ पढ़ा, ये किस कौन से भाव में था, स्थिर भाव में था। प्रचलित भाव का ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में सब कुछ दिया रहता है, पढ़ना रहता है आप सबको, तो मैं ये भी पढ़ा देता हूँ। किस्मत खराब रहेगा तो प्रचलित भाव का पूछ दिया जाएगा। तो कृषि एवं सेवा क्षेत्र का प्रचलित भाव में क्या योगदान रहा और उद्योग क्षेत्र का क्या योगदान रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रचलित भाव पर जीएसडीपी में हिस्सेदारी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का 20.64%, जबकि हमने स्थिर भाव पर पढ़ा था। देखिए ये जो टेबल है मैंने अलग से बना दिया है ताकि आप कंपेयर करके एक जगह पढ़ सको और याद रख सको। ये जो पीडीएफ है ना, वो मैं आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्री पीडीएफ में डालता हूँ क्लास का, वहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे का अलग फोल्डर बना दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके टेलीग्राम में भी मैं इंपॉर्टेंट फ्री पीडीएफ भी अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का प्रचलित भाव पर योगदान आप देख लीजिएगा 20.64%, उद्योग क्षेत्र का 46.59%, सेवा क्षेत्र का 32.77% और स्थिर भाव पर ये तीनों हमने अभी जस्ट पढ़ा। ये प्रचलित भाव पर ये तीनों आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक। अब हम अलग अलग क्षेत्रों के डेटा देखेंगे। जैसे पहला है आपका मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इससे संबंधित महत्वपूर्ण डेटा देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2025 के स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1900
27, ग्रामीण क्षेत्र में 12,101। जनरली शहरी क्षेत्र का अलग से, ग्रामीण क्षेत्र का अलग से नहीं पूछा जाता, कुल कितना है ये पूछा जाता है। तो कुल 14,028 क्या है आपका उचित मूल्य की दुकान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखेंगे। 14,000, 14 कम 14, 14 दूने 28, ऐसा भी याद रख लो यार, आसान है। 14 कम 14, 14 दूने 28, ठीक है। कुल उचित मूल्य की दुकान राज्य में कितना है, 14,028। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुल राशन कार्ड कितना है, 82.16, ठीक। बस ये एक दो पॉइंट याद रख लो आप। उसके बाद हम आते हैं लोक वित्त। तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको बताता हूँ। कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना 16.34% की वृद्धि देखी गई। और ये अनुमानित है। राज्य में अगर हम देखेंगे तो कर राजस्व का योगदान 76.76% रहने का अनुमान है। देखिए सबसे ज़्यादा योगदान राजस्व में कर राजस्व का ही रहता है, इसलिए कर राजस्व का योगदान कितना परसेंट रहा ये पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 73.76% रहने का अनुमान है। यहाँ पर आप देखेंगे तो राजस्व आधिक्य देखने को मिल रहा है अभी, और राजस्व आधिक्य है आपका 2,804 करोड़ रुपए। पंजीकृत करदाताओं की संख्या है 1.51 करोड़ रुपए। बस इतना ही पढ़ लो, बहुत है आपके लिए। अब आते हैं हम बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी। बैंकिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा हम यहाँ पर देखते हैं। तो जून 2025 की स्थिति में हम देखेंगे तो राज्य में बैंकों की कुल संख्या कितनी है, राज्य में बैंक की कुल संख्या कितनी है, 46, ठीक है। शाखा कितना है, शाखा की संख्या है आपका 3510। और कुल एटीएम की संख्या कितना है आपका, कुल एटीएम है 3621। ये याद रख लेना। अब राज्य में जून 2025 की स्थिति में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने बैंक हैं, तो ये है आपका 46। इनकी शाखाएं हैं 3,510 और कुल एटीएम है 3,621। राज्य में कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, राज्य में कुल प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है, ठीक है। पिछले टाइम भी यही था, ये बढ़ा नहीं है। 2058 प्राथमिक कृषि साख समिति, जो एकदम इंपॉर्टेंट है ना, मैं अलग से इधर लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसमें सदस्य कितने हैं, अगर ऐसा होता है कि इससे रिलेटेड, जैसे एडीओ अगर एग्ज़ाम जो है वो इन सारी चीज़ों से ज़्यादा रिलेटेबल रहता है, ये सारी डेटा ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो उनमें हर चीज़ हमको याद रखना है। बाकी वनडे एग्जाम के लिए बस इतना याद रख लो कि राज्य में कुल 2,058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। और इस समितियों में कुल सदस्य कितना है, 30.26 लाख कृषक सदस्य हैं। 1/4/2014 से कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। कृषकों को जो ऋण प्रदान किया जाता है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से, तो उससे क्या होता है, बिल्कुल ब्याज नहीं लिया जाता, 0% ब्याज पर मिलता है। और ये 1 अप्रैल 2014 से चला आ रहा है। तो कब से चला आ रहा है, 2014 से चला आ रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो धान उपार्जन केंद्रों की संख्या कितना है, 2740, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि 2740 कंप्यूटराइज्ड धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है, मार्कफेड के द्वारा किया जाता है। अब कुल 79 प्रकार की शासकीय सेवाएं भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। तो राज्य में कुल 79 प्रकार की सेवाएं ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि आय, मूल निवासी, जाति, विवाह पंजीयन इत्यादि आप ऑनलाइन बना सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण डेटा। यहाँ पर हम देखते हैं तो राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। कृषि मंडी कितना है, 69, काफ़ी टाइम से इतना ही है ये। और उप मंडी कितना है,
ये है 1:1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडी और 1:1 121 उपमंडी कार्यरत है। राज्य की सिंचाई क्षमता भी महत्वपूर्ण होता है। तो जब राज्य बना था सन 2000 में, तो उस समय 3 वृहद, 29 मध्यम और 1945 लघु सिंचाई योजना थी, और उस समय मात्र 13.28 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता थी। ये पुराना डेटा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, अब आगे हम पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्तमान में 21.90 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता छत्तीसगढ़ में विकसित हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता 21.90 लाख हेक्टेयर हो गई है। प्रदेश की सिंचाई क्षमता हम प्रतिशत के हिसाब से देखें, जैसे ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ का जो भूभाग है अपने आप में 100% हो गया। तो 100% में कितने परसेंट पर? 38% पर। यहाँ पर लिखा ना 38.40, तो 38.40% पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। डेटा अगर आप देखोगे तो वो हेक्टेयर में कितना है? 21.90 लाख हेक्टेयर। उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है वानिकी से संबंधित डेटा। तो 3 प्रकार के वन भी आपको देखने को मिलता है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, जिसको हम खुले वन भी बोल देते हैं। तो ये क्या होता है आरक्षित वन? आरक्षित वन क्या होता है? जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा प्रतिबंध होता है, आप जा नहीं सकते, पेड़ पौधों में आप कटाई कर नहीं सकते, पशुओं की चराई करने के लिए भी आप वहाँ पर नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध होता है। संरक्षित वन क्या होता है कि आप परमिशन लेके वहाँ पर कुछ चीज़ें कर सकते हैं, और खुले वन तो आप जानते होंगे कि वो खुला होता है, ज़्यादा प्रतिबंध होता नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो आरक्षित वन का प्रतिशत पूछ दिया जाता है, ठीक है। इधर मैं प्रतिशत लिख दे देता हूँ, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, इसका परसेंट आप याद रख लेना। आरक्षित वन का परसेंट है 43.34%, 4-3 और इसको उल्टा कर देना 3-4, तो ये आरक्षित हो गया, ठीक है। संरक्षित वन का परसेंट है 40.17%, और उसके बाद अवर्गीकृत का है 16.49%। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका दिख रहा है आपको? आरक्षित वन। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का वन पाया जाता है ये पूछा जाए तो आरक्षित वन, जिसका परसेंट है 43.34, 4-3, उसके बाद 4-3 को उल्टा कर दो 3-4, ठीक है। अब यहाँ पर एक और डेटा इंपॉर्टेंट है, वो है कुल छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र कितना है। तो आरक्षित का इतना बताया गया है, ठीक है, संरक्षित का इतना बताया गया है, और अवर्गीकृत इतना बताया गया। सबको जोड़ोगे तो कुल है 59,830 वर्ग किलोमीटर। तो कुल वन क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 59,830 वर्ग किलोमीटर। ये जितना डेटा मैं अलग से लिख रहा हूँ मान के चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 59,830 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका खनिज। खनिज से संबंधित डेटा आप देख लीजिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य खनिज से 7,382.98 करोड़ रुपए तथा गौण मुख्य खनिज मतलब जैसे कोयला हो गया, है ना, लोहा हो गया, जो भारी खनिज हैं उसको हम देखते हैं। इसके अलावा जो छोटे मोटे खनिज उसको हम गौण खनिज के अंतर्गत रखते हैं। तो मुख्य खनिज का योगदान हमेशा ज़्यादा होता है, 7,382.98 करोड़, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं 2024-25 में राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का 13.99% रहा। ये क्या डेटा है कि देश में जितना भी खनिज उत्पादन होता है उसमें छत्तीसगढ़ का अगर हम देखेंगे अखिल भारत के स्तर पे छत्तीसगढ़ का योगदान कितना रहा? 13.99% रहा, ठीक है। उत्पादन का मूल्य छत्तीसगढ़ में कितना मूल्य का जो है खनिज उत्पादन हो रहा है पूरे भारत के तौर पे हम कंपेयर करें तो 13.99%। देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयला उत्पादन में 19.56%। पूरे देश में जितना कोयला उत्पादन होता है तो छत्तीसगढ़ में पूरे देश के हिसाब से आप देखेंगे तो 19.56% कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। लौह अयस्क का उत्पादन का हिस्सा है 15.31%, चूना पत्थर का 10.89%, बॉक्साइट का 4.31 तथा टीन अयस्क का 100%। क्योंकि टीन का इकलौता
उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ ही है, छत्तीसगढ़ में ही उत्पादन होता है। कुल राजस्व आय में 96.66% हिस्सा मुख्य खनिज का रहता है, गौण खनिज का मात्र 3.34% ही रहता है हिस्सा। अब आते हैं हम उद्योग क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा। तो मैं जो काम की चीज़ है बस आपको वो बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 20,100 करघों पर, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये छत्तीसगढ़ में करघों की संख्या पूछ दिया जाता है। तो करघों की संख्या कितना है, 20,100, ठीक है। और यहाँ पर 20,100 करघों पर कितने बुनकर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरफ से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं? तो 60,300 बुनकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में करघों की संख्या कितना है, 20,100, ठीक है। आते हैं इधर विद्युत एवं आधारभूत संरचना पर। तो विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता जब राज्य बना था छत्तीसगढ़ तब मात्र 1360 था, लेकिन अभी 2025 की स्थिति में हम देखेंगे तो सितंबर 2025 की रिपोर्ट तक, मतलब अभी वर्तमान में कितना है, 2978.70। तो विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता छत्तीसगढ़ में कितना है, 2978.70 मेगावाट। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तब से लेकर अब तक वृद्धि अगर हम देखेंगे क्षमता में तो 119% की वृद्धि देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण डेटा आप देख सकते हैं कि हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र ने छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से अब तक की सर्वाधिक वार्षिक विद्युत उत्पादन किया है। वो कितना है, 419.414 मिलियन यूनिट, ठीक। बस इतना ही ध्यान रखना। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है आपका ग्रामीण विकास एवं रोजगार से संबंधित डेटा। मनरेगा, अभी इसको विकसित भारत जी राम जी योजना इसका नाम चेंज कर दिया गया है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा तो मनरेगा से संबंधित डेटा पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष इसका नाम तो मनरेगा ही था ना। तो मनरेगा, या फिर अगर ऐसा लिख दिया जाए विकसित भारत जी राम जी ब्रैकेट में मनरेगा, और इसके अंतर्गत 2025-26 में सितंबर तक कितने परिवारों को रोजगार मिला, ऐसा पूछा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 15.26 लाख परिवारों को रोजगार मिला। और ये तो परिवार की बात हो गई। कुल कितने मानव दिवस सृजित किए गए, तो 515.08 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। अब पहले क्या होता था, 100 दिवस का रोजगार दिया जाता था इस योजना के अंतर्गत। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता था कि कितने लोगों को 100 दिवस का रोजगार मिला है ना। अब जी राम जी के अंतर्गत 125 दिन का रोजगार मिलेगा, तो आगे ये पूछा जाएगा कि कितने लोगों को 125 दिन का रोजगार मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 31,109 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार मिला। और यहाँ पर जो 515.08 लाख मानव दिवस सृजित किए गए थे, इसमें महिलाओं का परसेंटेज पूछा जाए तो 52.44% है। मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट डेटा क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, उसके बाद आप ये याद रख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं अगला, नगरीय विकास। तो नगरीय विकास में ज़्यादा कुछ है नहीं। वर्ष 2025-26 में 17 निकाय हेतु 18 नालंदा परिसर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अचीवमेंट्स में 20,000 से कम आबादी वाली शहरों में बिल्हा को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है बिल्हा को। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। अगला हम आते हैं शिक्षा। तो शिक्षा में भी ज़्यादा ऐसा डेटा है नहीं कि आपसे एकदम खोद के पूछा जाए। एक दो डेटा आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो कि राज्य में कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं, तो 9 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, 343 शासकीय महाविद्यालय हैं। निजी का जो डेटा है वो उतना नहीं पूछा जाता, कुल कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ पर ये सब उतना पूछा नहीं जाता। तो जितना मैं हाईलाइट किया हूँ उतना पढ़ लेना। स्वास्थ्य में अगर हम देखेंगे तो मातृ मृत्यु दर के बारे में पूछ दिया जाता है। तो मातृ मृत्यु दर जो है अभी वर्तमान में कितना, आपको याद रखना डेटा। तो वर्तमान में प्रकाशित SRS बुलेटिन वर्ष 2021-23 जब भी गणना होता है ना, उसका ईयर लिखा रहता है। वर्तमान का मतलब कि हर साल ये डेटा नहीं निकलता रहता है ना। वर्तमान का मतलब जस्ट पहले जो डेटा है हमको पढ़ना रहता है। तो यहाँ पर लिखा है कि वर्तमान में प्रकाशित SRS बुलेटिन वर्ष 2021-23 के अनुसार 146 प्रति लाख जीवित जन्म है ना, मतलब 1 लाख में 146 ऐसे जो हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका मातृ मृत्यु अनुपात, ठीक।
146 प्रति लाख जीवित जन्म। बस, बाकी उतना खास नहीं है जो आपको ध्यान में रखने लायक है। आगे आते हैं सामाजिक सेवाएं। छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर 2024 को क्या किया गया है? टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो टूरिज्म को उद्योग का दर्जा किस राज्य में दिया गया है? ऐसा पूछा जाए तो छत्तीसगढ़। और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से तिथि को? 2 दिसंबर 2025 को। इसे औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में सर्विस सेक्टर के अंतर्गत, सर्विस सेक्टर मतलब क्या होता है? सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। किसको? टूरिज्म को। ठीक, इसको याद में रखना है आपको। बाकी पेंशन योजना के अंदर किसको लाभ मिला, क्या योजना के अंदर किसको लाभ मिला, ये नहीं पूछा जाता भाई, तो इतना आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। आगे हम बढ़ते हैं सतत विकास लक्ष्य SDG छत्तीसगढ़। तो इसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पढ़ लो कि क्या चीज़ है। तो SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग भारत सरकार द्वारा विकसित एक उपकरण है, एक टूल है, जिसका उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करना, देखना। ठीक है, बस इतना ही है जो आपको इस लेक्चर में ध्यान में रखना है। आगे के लेक्चर्स में हम और डिटेल से टॉपिक वाइज जितने भी उसके चैप्टर्स हैं ना, 17 चैप्टर्स मैंने आपको दिखाए, उन सब के बारे में बतलाऊंगा। और अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैंने आज पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी की वीडियो देख रहे हो वो आपकी इच्छा, लेकिन इतना एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।